अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एफर इल्मी ऑनलाइन ट्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है सिनॉप्सिस एंड थीसिस अकॉर्डिंग टू द एपीए स्टाइल फॉर द मैस मीडिया। मैस मीडिया तो वैसे एक टर्म है जो कि हम इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ओवरऑल सिनॉप्सिस और थीसिस बनाने का जो तरीक़ाकार है वो क्या है। सैम्पल वीडियो जो है वो ये हम बना रहे हैं सिनॉप्सिस एंड थीसिस की। पहले तो हम सिनॉप्सिस की बात करेंगे क्योंकि मेजर पार्ट सिनॉप्सिस का होता है जिसे हम अपने काम को शुरू करते हैं। सिनॉप्सिस एक शॉर्ट थ्योरी या समरी होती है जिसके ज़रिए से हम तमाम अपने स्टेप्स प्रोसीजर को मेक श्योर करते हैं कि इस तरीके से और इस लेआउट पे हम काम करेंगे। देन सिनॉप्सिस के अप्रूवल के बाद हम थीसिस के ऊपर काम करते हैं। थीसिस जो है वो तो डिटेल आपके टॉपिक के लिहाज से डिटेल टर्म आ जाती है, और सिनॉप्सिस जो है उसका अप्रूव होना, आपके टॉपिक का अप्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एपीए है क्या? एपीए स्टाइल कंसीडर किया जाता है। एपीए जो है ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को कहते हैं। उन्होंने सोशल साइंसेस का एक राइटिंग स्टाइल बता दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया कि इस वे पे, इस पैटर्न पे आप अपने सिनॉप्सिस और थीसिस जो हैं वो लिख सकते हैं। तो ये स्पेशली जो है बीएस मैस मीडिया के लिए ये वीडियो बनाई गई है, एपीए स्टाइल गाइडलाइन फॉर द सिनॉप्सिस थीसिस। तो आपके पहला पॉइंट हमारे पास यही है कि गाइडलाइन है क्या। नंबर 1 पे आपका आता है टाइटल पेज। टाइटल पेज पे आपने क्या करना है, जो कि आपका फ्रंट पेज भी होगा, उसमें आपने अपना टाइटल डिस्क्राइब करना है, ऑथर नेम डिस्क्राइब करना है, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन के आप इलामा इकबाल के हैं, आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के हैं, आप जीसी यूनिवर्सिटी के हैं स्टूडेंट, या आप पीयू के हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी का, आईयूबी के हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, आप उसका एफिलिएशन साथ लगाएंगे। कोर्सेज आप प्रोग्राम बताएंगे, आप बीएस इंग्लिश कर रहे हैं, बीएस मैथ्स मीडिया कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, कुछ भी जो भी आपके रेलिवेंट फील्ड है वो लिखनी है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ सबमिशंस हैं, वो एक पूरा पेज होता है, उस पर डिस्क्राइब होता है कि यहाँ से हमारी इनिशियल डेट जो है वो स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड होगी। एब्स्ट्रैक्ट वैसे तो हम बिल्कुल लास्ट में लिखते हैं, लेकिन ये सेकंड जब हम उसको कंपाइल करते हैं अपने पूरे थीसिस को, तो सेकंड पे हमारा एब्स्ट्रैक्ट आता है। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो 100 से 250 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए। ये आपकी पूरी समरी है। इसमें आप रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, मेथोडोलॉजी के बारे में बताते हैं, आपको क्या रिजल्ट मिले इस तमाम प्रोसेस को, रिसर्च को करने के बाद। इंट्रोडक्शन जो है आपका सिनॉप्सिस के लिहाज से ये सिर्फ 1 से 2 पेजेस का होना चाहिए, और अगर आप थीसिस के लिहाज से लिखें तो तकरीबन 20 से 25 पेजेस का इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में ऑलमोस्ट आपके 40 to 60 जो रेफरेंसेस हैं आर्टिकल के, बुक के, वो रेफरेंसेस आपने ऐड करने होते हैं। मतलब आप 20 से 25 आर्टिकल्स पहले पढ़ें और उसके बाद फिर वहाँ से रेलिवेंट डाटा जो है वो आप ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने बैकग्राउंड बताना होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी होती है कि क्या आपने ये टॉपिक क्यों लिया। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि क्या ऐसा मसला था, क्या ऐसी वजह थी कि आप ये टॉपिक ले रहे हैं। रिसर्च क्वेश्चन बताते हैं, और उसके बाद अपनी स्टडी का पर्पस बनाना है। वाई इज़ द रिसर्च इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज ए स्टूडेंट एंड फॉर आवर कम्युनिटी। लिटरेचर रिव्यू आपका यहाँ पे 1 से 2 पेजेस का होना चाहिए सिनॉप्सिस के लिहाज से, लेकिन अगर थीसिस के लिहाज से आप देखते हैं तो ये भी 20 से 25 पेजेस के दरमियान आ जाएगा। लिटरेचर रिव्यू ही आपकी अथेंटिसिटी को बताता है, आपके गैप को, लिटरेचर गैप को डिफाइन करता है, आपकी रिसर्च को एड्रेस करता है कि आपने ये रिसर्च क्यों की और ऑलरेडी इस पे क्या क्या काम हो चुका है, और आप इसमें जो ये टॉपिक लिया है उसमें कितना गैप आप फील करना चाहते हैं। नंबर 5 पे आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं जो कि क्लियर करने हैं आपने कि आपकी स्टडी का पर्पस क्या था। नंबर 6 पे मेथोडोलॉजी है। ये मेन पर्पस है, जैसे इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है, मेथोडोलॉजी सेम इसी तरीके से पूरी रिसर्च की बैकबोन है। इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। ये आपको बताएगी कि आपने रिसर्च टेक्निक कौन से इस्तेमाल की, जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्वालिटेटिव टेक्निक इस्तेमाल की, या आपकी रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव है। ठीक है, क्वालिटेटिव तो ये एक टर्म है पूरी की पूरी जिसको हम
डिस्क्राइब करेंगे फर्दर, क्योंकि अब हमारी सीरीज़ रिसर्च के ऊपर चली गई है। तो रिसर्च के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके से वीडियोस में डिस्कस करती रहूँगी। डाटा कलेक्शन है कि डाटा आपने कैसे हासिल किया। आप सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, आप क्वेश्चन आयर का इस्तेमाल करेंगे, या आप क्लोज इंटेंडेंट क्वेश्चन आयर बनाएंगे या ओपन एंडेड बनाएंगे। आपने यहाँ पे डाटा कलेक्शन टूल के बारे में बताना है। लास्ट में आप डाटा एनालाइज करेंगे, आप उन्हें बताएंगे कि मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया और उसके ज़रिए से मुझे क्या क्या नतीजा मिला। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी है, इसमें आपने अपनी स्टडी की इम्पोर्टेंस को बताना है। टाइम फ्रेम और टाइमलाइन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BS के लिए 6 मंथ्स, MSc के लिए 1 साल, MPhil के लिए 1 साल से 2 साल के दरमियान का होता है, और PhD के लिए जो है वो 5 ईयर का टाइम होता है, जिसके अंदर आपने अपने थीसिस को कंप्लीट करना है। अब ये टाइम फ्रेम डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, आपकी टेक्निक्स के ऊपर, ताकि आप जब अपनी मेथडोलॉजी कर रहे होते हैं तब भी आपने अपना टाइम फ्रेम देखना है कि आपके अंदर इतना टाइम फ्रेम है, 1 मंथ है, 2 मंथ है, 6 मंथ हैं, या 1 साल है, या 4 साल है, 5 साल है। जितना टाइम फ्रेम होगा आप अपनी स्टडी को उतना ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। रेफरेंसेस जो हैं वो APS टाइम में आपने देने हैं। अब ये जो है आपको एक मैंने सिनॉप्सिस यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कोट किया है। इसका टाइटल है द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन शेपिंग द पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब जो आपका टॉपिक होता है इसमें आपके वेरिएबल्स होते हैं। रोल ऑफ सोशल मीडिया जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंड क्या कर रही है आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस। जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया देखते हैं आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, हमारे पास पॉपुलेशन आ गई। पॉपुलेशन जो है वो भी हमने मेथोडोलॉजी पे में डिस्कस करनी होती है। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन है, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये आपने अपना टाइटल ही इस तरीके से बनाना है कि आपको ये कंप्लीट हो जाए। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट में आपने क्या किया, आपने उनको बता दिया कि मैंने प्लेटफॉर्म लिया ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए, और मिक्स मेथोडोलॉजी अप्लाई की है इन्होंने, मतलब प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, और इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों हैं, और फाइंडिंग्स भी आपने बता देनी है। एब्स्ट्रैक्ट हमेशा याद रखिएगा कि ये लास्ट में लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने अब अवेयरनेस जितना भी, पहले आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं। जब भी सिनॉप्सिस या थीसिस को लिखना स्टार्ट करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू हमारा पहला पॉइंट होता है। जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं, पुराने आर्टिकल्स पढ़ते हैं जिनके ऊपर काम हो चुका है, बुक्स पढ़ते हैं, तो हम उनके लिंक्स को सेव कर लेते हैं, उनके रेफरेंसेस को सेव कर लेते हैं, और वही हमारे इंट्रोडक्शन को लिखने में हेल्प आउट करते हैं। सेकेंड चैप्टर लिटरेचर रिव्यू का आता है, जो कि हम करेंगे पहले, और सेकंड पे इंट्रोडक्शन का चैप्टर लिखना है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव इसके लिहाज से, इस टॉपिक के लिहाज से यही है, टू आइडेंटिफाई द मोस्ट यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन अमंग द स्टूडेंट। आप यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो आप चाहते हैं मालूम करना कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का भी इस्तेमाल करते हैं। टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल मीडिया यूजेज एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। क्या वाकई ही ये रिलेशन है, जो जितना ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयर है उसका मकसद या उसकी रीज़न सोशल मीडिया है, कि लोग जितना ज़्यादा फ़ोन के एडल्ट्स हैं, सोशल मीडिया के एडल्ट्स हैं, उतनी अपडेट्स वो ज़्यादा रखते हैं। टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन इनकरेजिंग द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो इसमें भी यही है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितनी ज़्यादा होगी। और मेथडोलॉजी, मिक्स मेथडोलॉजी इस्तेमाल की, तकरीबन 200 स्टूडेंट्स ये आपकी पॉपुलेशन है, जो कि आपने डिसाइड की कि 200 स्टूडेंट्स को आप क्वांटिटेटिव डाटा के ज़रिए से एनालाइज करेंगे और उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में पूछेंगे। इसके अलावा आपने 20 स्टूडेंट को लिया इंटरव्यू के लिए, और ये क्वालिटेटिव है, उनसे इन डेप्थ इंटरव्यू किया, और उसके बाद आपने डाटा को एनालाइज किया डिस्क्रिप्टिव, स्टैटिस्टिक एंड थीमेटिक एनालिसिस के ज़रिए से। ये दोनों टूल्स हैं, रिसर्च टूल भी इनको बोला जाता है, जिनके ज़रिए से आप अपने रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस आपने बतानी है। सिग्निफिकेंस में भी यही है कि आप इसकी अंडरस्टैंडिंग को बताएंगे
और देखेंगे कि फ्यूचर में आपकी ये स्टडी जो है वो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। लास्ट में रेफरेंस है, ये ऊपर 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 ये देखें, लिटरेचर में सिमिथ 2019, ये पार्शियल रेफरेंसेस हैं क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है, कोई इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। होपफुली कि मैं आगे भी आपको कंप्लीट रिसर्चेस की, आर्टिकल्स की डिटेल वीडियो जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और ये इसका कंप्लीट रेफरेंस है। रेफरेंसेस का तरीका भी मैं आपको वर्ड एक दिन सिखाऊंगी, और वर्ड में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि किस तरीके से आप रेफरेंस को जनरेट कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इतना सफिशेंट है आपके लिए कि जब आप सिनॉप्सिस बनाते हैं तो इट्स एनफ, इतना ही डाटा चाहिए, 2 से 3 पेजेस का आपका होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देनी है आपने, शॉर्ट होना चाहिए आपका। और फर्दर डाटा एनालिसिस और कंक्लूजन रिकमेंडेशन वो इसलिए नहीं देते सिनॉप्सिस में क्योंकि वो रिजल्ट्स लाने के बाद ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस हैं वो टाइमली मिल सकें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।